राम भारतीय समाज में आस्था के प्रतीक और उनके द्वारा चलाया जाने वाला राज्य अर्थात राम राज्य, ये भारतीय समाज में एवं भारत के नागरिकों के मन में एक ऐसी कल्पना है कि यदि इस समाज की स्थापना हो जाए तो हम एक बहुत बेहतर जीवन यापन करेंगे। तो आइए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये राम राज्य है क्या। राम राज्य को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या राम के द्वारा चलाया जाने वाला राज ही राम राज्य था या आखिर राम कौन थे। तो सबसे पहले जिसके राज्य को आप समझना चाहते हैं उस व्यक्ति को तो समझ लीजिए कि राम आखिर कौन थे। राम उस समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जो समाज केवल नीतियों पर आधारित था, अर्थात रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने जो वादा एक बार कर दिया वो वादा आपको मर के भी निभाना है, ये सोच जिसकी है वो है राम। राम वो है जिसे रात को राजपाट मिलने वाला था और सुबह 14 वर्ष का वनवास मिला। इसलिए राम को एक व्यक्ति नहीं एक चरित्र माना जाता है और ये चरित्र जिस व्यक्ति का हुआ उसे कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात जिसने मर्यादाओं को लांघे बिना जीवन में सारे काम किए, इसीलिए तो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उन्होंने कैसे राज की स्थापना करी। राम के द्वारा चलाया जाने वाला जो राज है जिसे हम लोग राम राज के रूप में जानते हैं, क्या ये वही राम राज है जिसकी बात आजकल के राजनेता करते हैं कि हम राम राज लेके आएंगे? जी नहीं। जो व्यक्ति ये राम राज लाना चाहता है, सच्चाई ये है कि वो खुद नहीं जानता कि राम राज किसे कहते हैं। तो आइए भारत के संविधान का एक दर्शन करें और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से समझें कि वास्तविक राम राज्य किसे कहते हैं और यदि कभी राम राज्य हमारे देश में आया तो हम और आप इस देश में किस तरीके से रहेंगे और किस तरीके से फलेंगे फूलेंगे। यदि संविधान को उठा के देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना ही हमें राम राज्य के बारे में बताती है, जिसके अंदर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरिगन सेक्युलर सोशलिस्ट democratic republic and to secure all of its citizens justice, social, economical, political, liberty of thoughts, expression, faith, belief and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, the dignity of individuals and the unity and integrity of the nation. On this day, 26th of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये महान प्रस्तावना जिसे कभी ऑब्जेक्टिव मोशन के रूप में पढ़ा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पढ़ा गया था, आगे चल के भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी और इसी प्रस्तावना के अंदर हमें राम राज्य के दर्शन होते हैं। तो आइए चलते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम के उस राम राज्य के दर्शन करते हैं जिसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता न्याय, दूसरी विशेषता स्वतंत्रता और तीसरी विशेषता समानता। राम राज्य में न्याय सबसे ऊपर है और आप चाहे उस राम राज्य की बात करें चाहे आज के राम राज्य की बात करें, बिना न्याय के राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। भारत के संविधान में 3 तरीके के न्याय की व्यवस्था करी गई है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राम राज्य तब स्थापित होगा जब ये तीनों तरह के न्याय भारत में स्थापित होंगे। इसलिए जो आपसे कहे कि हम राम राज्य लाना चाहते हैं, उससे पूछिए कि आपने न्याय की स्थापना के लिए क्या कार्य किया। राम राज्य की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है स्वतंत्रता, जिसके 5 प्रकार भारत के संविधान में बताए गए हैं, जिनमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना आते हैं।
ये 5 तरीके की आज़ादी जिस दिन आपको इस देश में मिल जाए, समझ लीजिएगा कि राम राज्य आ गया। वो राम थे जिन्होंने सभी लोगों को अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दे रखी थी। लेकिन आज के हिंदुस्तान में आपकी अभिव्यक्ति आपके विचार को नहीं, आपके चरित्र को बताती है। यदि मैं आपके साथ नहीं हूं तो मैं आपके खिलाफ भी नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हो सकता हूं। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आप तटस्थ नहीं हो सकते, आपको किसी ना किसी के साथ होना पड़ेगा। यह राम राज्य का गुण नहीं है, यह राम राज्य की क्वालिटी नहीं है। इसी तरीके से राम राज्य का जो तीसरा सबसे बड़ा गुण है वह है इक्वालिटी, यानी कि समानता। 2 तरीके की समानता हमारी प्रस्तावना में बताई गई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सभी को एक समान अवसर होना चाहिए। यदि इस देश में किसी धर्म को मानने वाला, किसी पर्टिकुलर जाति या संप्रदाय का कोई एक भी व्यक्ति रहता है तो ये देश उतना ही उसका है जितना मेरा है और जितना आपका है। उस व्यक्ति को इस देश में वही अवसर प्राप्त हैं जो मुझे प्राप्त हैं और जो आपको प्राप्त हैं। तो इसलिए जब आपको यह समानता मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम का समय आ गया। राम आखिर अपने राज्य में इन तीनों विशेषताओं को रखने के बाद बनाना क्या चाहते थे? आप देख रहे हैं कि अगर किसी राज्य में ये तीनों विशेषताएं हों तो वो राज्य तो दुनिया का सबसे अच्छा राज्य होगा। तो राम क्या बनाना चाह रहे थे? राम बनाना चाह रहे थे एक ऐसा राज्य जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट हो, लोक कल्याणकारी राज्य हो। इसीलिए अगर कभी भी कोई चुनावी नारा दे और आपसे ये कहे कि राम राज्य लाना चाहते हैं, या यदि किसी चुनावी नारे में आपसे ये कहा जाए कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, तो इसका संवैधानिक अर्थ क्या है? इसका संवैधानिक अर्थ है कि हम पब्लिक वेलफेयर स्टेट को लेकर के आएंगे, हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। और यदि भारत के संविधान को देखा जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो हमें संविधान के भाग 4 में मिलता है। संविधान का भाग 4 जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो हमें यही बताता है कि किस तरीके से भारत के संविधान के अंतर्गत इस देश को एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाया जाता है। अगर आप पब्लिक वेलफेयर स्टेट की इन पॉलिसीज को पढ़ें, सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं, अगर आप उसको पढ़ें तो आप पाएंगे कि वास्तविक राम राज्य भारत के संविधान में लिखा हुआ है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है, जिसमें गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें ग्रामीण स्वायत्तता की बात करी गई है, जिसमें एक शांतिपूर्ण विदेश नीति की बात करी गई है, और जिसमें सभी लोगों के लिए एक समान आर्थिक प्रावधान भी किए गए। तो जी हाँ, राम वही लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे जो आज भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि वास्तविक राम राज्य क्या है। वास्तविक राम राज्य है प्रस्तावना में लिखे हुए एक एक शब्द को लागू करवा देना, भारत के संविधान के भाग 4 में लिखी हुई एक एक नीतियों पर कानून बना देना और इस देश के नागरिकों को प्रदान कराना। यही राम राज्य होगा और वास्तविक राम राज्य इसी दिन आ जाएगा। आपको जानकर शायद हैरानी हो रही होगी कि वास्तविक राम राज्य की कल्पना तो भारत के संविधान में भी की गई है, तो आखिर ये लागू क्यों नहीं हो पाया? तो ध्यान रहे, राम द्वापर में थे। द्वापर युग में लोगों का चरित्र ही उनकी पहचान होता था, और कलयुग का मतलब ही है चरित्र का नाश हो जाना। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज के समय के लोगों का विवेक मर चुका है, और विवेक के मर जाने की वजह से वो वादे तो बहुत करते हैं लेकिन राम राज्य से कोसों दूर है। राम को समझने के लिए आपको राम भक्त नहीं होना पड़ेगा। राम को समझने के लिए आपको गेरुए वस्त्र या भगवे वस्त्र भी नहीं पहनने पड़ेंगे। राम को समझने के लिए आपको किसी भी राम के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ, राम को समझने के लिए राम को पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप राम को पढ़ें और राम के राज्य को देखें, राम के शासन को देखें, तब आप समझ पाएंगे कि राम वास्तव में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। आइए इसके भी दो उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है राम की विदेश नीति। यदि हम राम राज्य की विदेश नीति की चर्चा करें तो विदेश नीति शांतिपूर्ण थी, पीसफुल फॉरेन पॉलिसी थी, और यही पीसफुल फॉरेन पॉलिसी आज भारत के संविधान में भी है। अगर आप पार्ट नंबर 4 आर्टिकल नंबर 51 पढ़ें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राज्य का क्या दायित्व है? विश्व शांति बनाए रखें, और अगर शांति स्थापित नहीं हो पा रही है, आप पर युद्ध आरोपित किया गया, तो आपको सिर्फ अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। इसीलिए राम ने भी कभी कोई युद्ध नहीं छेड़ा, भारत ने भी कभी कोई युद्ध नहीं छेड़ा। चाहे राम हो चाहे भारत हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपको जान के शायद हैरानी होगी, आपको कहानियां तो पता होंगी लेकिन कहानियों का मर्म नहीं पता होगा। राम ने रावण को मारा। रावण एक तरीके से देखा जाए तो श्रीलंका में रहता था, अर्थात विदेश में रहता था। राम ने युद्ध छेड़ा, दूसरे देश में गए, शत्रु को हराया, लेकिन उसके राज पर कब्जा नहीं किया। उसी के परिवार वालों को उसका राज सौंप पाए। इसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ है उनके राज्य में चाहे कोई ऊंची जाति का हो चाहे कोई नीची जाति का हो, गलत को गलत कहा जाएगा। रावण ब्राह्मण होते हुए भी गलत था और केवट होते हुए भी एक नाविक के राम ने पैर धोए थे। इसलिए यदि कोई ब्राह्मण है तो इसका यह मतलब कतई नहीं कि वो सही होगा। बस यही राम राज्य है। और आज हिंदुस्तान का कल्चर राम का ही चरित्र है। शायद यही रीजन है कि हर ब्राह्मण गर्व से रावण का पुतला जलाता है, इस बात को दरकिनार करते हुए कि वो ब्राह्मण था। गलत को गलत कहना हमारे देश का चरित्र है, हमारे देश की आत्मा है, और यही है राम राज्य। यदि हम राम की विदेश नीति के कुछ अन्य पहलुओं को भी देखें तो उसमें भी हमें ये चीज मिलती है कि राम के अंदर एक कॉस्मोपॉलिटन फीलिंग थी, एक विश्व बंधुत्व की भावना थी, सभी को साथ लेके चलने की भावना थी, और राम ने अपनी विदेश नीति में इसे सिद्ध भी किया। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए वानर, रीछ, इस प्रकार के अनेक जीव जंतु शामिल थे। जिस पुल का निर्माण किया गया, उस पुल के निर्माण में गिलहरी तक ने योगदान दिया। बस यही तो है राम राज्य कि जब राजा के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो समाज का अंतिम व्यक्ति भी अपने हिस्से का योगदान दे सके। मैं सूरज नहीं हूं लेकिन मैं दिया बन सकता हूं, यही है राम राज्य। अपने आसपास अंधेरा नहीं होने देंगे, यही है राम राज्य। राम राज्य की इसी कल्पना को अगर हम लोग दूसरी भाषा में समझें तो हमें राम की नीतियों को भी समझना पड़ेगा, और राम की नीतियां हमेशा समाजवादी नीतियां थी। ठीक वैसी ही समाजवादी नीतियां जैसी आज भारत के संविधान में है। मैंने अभी आपको प्रस्तावना पढ़ के सुनाई थी। हम भारत को कैसा भारत बनाना चाहते हैं? सोशलिस्ट, समाजवादी। तो जिस समाजवादी राष्ट्र की चर्चा आज करी जाती है, उसी समाजवादी राष्ट्र की बात राम भी किया करते थे। यदि आप राम राज्य की नीतियों को देखेंगे तो ये नीतियां पूरी तरीके से गरीबों के हित में थी, ये नीतियां पूरी तरीके से समाज के हित में थी, और समाज की बेहतरी के लिए ही प्रत्येक कार्य किया जाता था, बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वंश या जन्म के स्थान को ध्यान में रखते हुए। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने कभी रामायण पढ़ी है या राम के बारे में पढ़ा है या अपने बुजुर्गों से राम के बारे में सुना है, तो आपने धोबी वाली कहानी जरूर सुनी होगी कि राम ने एक धोबी के कहने पर, एक धोबी के वाकये पर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। आज भी इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि राम का ये कदम गलत था। किसी धोबी के कहने पर राम को अपनी पत्नी को घर से निकालना नहीं चाहिए था। शायद वो लोग ये भूल जाते हैं
कि राम व्यक्ति नहीं, राम चरित्र है। और एक राजा की हैसियत से, एक राजा के चरित्र से उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाला था। पूरी रामायण के अंदर ऐसा कोई भी वाकया नहीं मिलता जिसमें राम की डीलिंग, राम की बातें अपने बराबर के लोगों से हो रही हों। नहीं, राम ने अपने राज्य में सुशासन की स्थापना करने के लिए हमेशा गरीबों की सुनी, हमेशा पिछड़ों की सुनी। चाहे वो धोबी हो, चाहे वो केवट हो, चाहे वो जूठे बेर खिलाने वाली शबरी हो। इन सभी उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि राम राज्य में जाति व्यवस्था भी नहीं थी। अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राम राज्य क्या है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके मन में शायद एक शब्द आ रहा होगा, और वो शब्द होगा कि राम राज्य है भारत के संविधान को सही तरीके से लागू करवा देना। राम राज्य है भारत की प्रस्तावना में लिखे एक एक शब्द को अच्छी तरीके से पढ़ना, आत्मसात करना, और एक सिटीजन होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आप सभी लोगों से ये आह्वान करूंगा कि पूरा संविधान तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन आपको प्रीएम्बल जरूर याद होनी चाहिए, प्रस्तावना जरूर याद होनी चाहिए, ताकि आपके दरवाजे पर जब कोई वोट मांगने आए और आपसे ये कहे कि हम राम राज्य लाएंगे, तो आप उसे समझा सकें कि राम राज्य लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, बस तुम संविधान को ठीक तरीके से लागू करवा दो। इस देश का हर बच्चा राम है, बस हमें उसके अंदर चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी जो राम राज्य की आप लोगों ने सीखी, कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि भारत के संविधान में लिखे गए प्रावधान, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ की बात हो, और चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के रूप में पीसफुल फॉरेन पॉलिसी की बात हो, ये सारी चीज़ें हमने राम राज्य से ही तो उठाई हैं। और राम राज्य कहीं विदेश में नहीं था, राम राज्य इसी देश में था। इसलिए हम सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि भारत के संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ें, और ना ही केवल अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, बल्कि इस देश को चलाने वाले लोगों से ये सवाल भी पूछ सकें कि जिस राम राज्य की वकालत आप करते हैं वो है क्या। किसी भी गेरुआ कपड़ा पहने हुए व्यक्ति को देखकर कभी भी अनुमान मत लगाइएगा कि वो राम राज्य का पोषक है, क्योंकि रावण भी सीता का अपहरण करने गेरुए वस्त्र पहनकर ही आया। चरित्र मायने रखता है, चरित्र को देखिए। मारीच भी सोने का हिरण बन के आया था जब सीता का अपहरण हुआ। तो इसलिए ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना भी नहीं हो सकती, हर गेरुआ वस्त्र पहना व्यक्ति राम भी नहीं हो सकता। राम तो वनवासी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम तो वो तब बने जब राजपाट त्याग दिया। राजा रह के कोई कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है? वो तो केवल राम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो तब बने जब 14 वर्ष जंगलों की धूल खाई और नीतियों की स्थापना करी। राम राज्य की कल्पना और आज का भारत, इस विषय पर मैं आपको लगभग सारी जानकारी संक्षेप में दे चुका हूँ। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर कभी आपसे प्रस्तावना लिखने के लिए आ जाए और उसके इम्प्लीकेशंस पूछे जाएं, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना और राम राज्य की कल्पना, ये है आज का मुख्य विषय। इसके ऊपर लिखिए, सोचिए, आत्मसात करिए। और हाँ, राम राज्य की स्थापना में एक छोटी सी गिलहरी बनिए, क्योंकि सूरज तो बन नहीं सकते, लेकिन दिया बनना कहाँ मना है। इसी के साथ अपनी चर्चा को विराम दूंगा। जय श्री राम।